चलो, तो इस वीडियो में क्लास 10 का भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पहले करा चुके हैं पार्ट 1 और ये आज है पार्ट 2। तो प्रकाश के बारे में पढ़ा चुके हैं ना। चलो बोलो, प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में पिछला चैप्टर जो नहीं देखा है पिछला वाला पार्ट में जाकर देख ले, है ना। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या बोले थे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश अगर सीधा रास्ता में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? किरण। प्रकाश जिस पथ पर सरल रेखा में चलता है उस रेखा को क्या बोलते हैं? किरण। और किरण पुंज के बारे में, किसके बारे में? किरण पुंज के बारे में बता चुके हैं। तो किरण पुंज किसे? किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना। चलिए, आज देखने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। ठीक है, चलो देखो, पारदर्शी पदार्थ के बारे में देखते हैं और देखेंगे पारभासी और देखेंगे अपारदर्शी। चलो यहाँ देखो। तो पारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। आसानी से क्या होना चाहिए? गुजर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में क्या लेंगे एग्जाम्पल? उसका क्या होगा? कांच। क्या होगा? कांच। और क्या होगा उसका एग्जाम्पल? और कांच के अलावा और क्या होगा? अरे ऐसा कोई पदार्थ बताओ जिससे प्रकाश आसानी से होकर गुजर जाए। तो कांच में चला जाएगा और वायु में चला जाएगा, हवा में। जैसे टॉर्च, यहाँ से टॉर्च से प्रकाश को भेजेंगे तो हवा को पार कर जाएगा कि नहीं? कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? वायु हुआ और क्या हुआ? कांच। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ को कैसे परिभाषित करेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पास हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलो, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे। क्या उदाहरण में क्या होगा? तो वायु। क्या होगा? वायु। और क्या ले लेंगे? कांच। क्या होगा? कांच। ठीक है, कांच में कांच कैसा कांच होना चाहिए? तो पूरा क्लीन साफ कांच, है ना, बगैर घिसा हुआ कांच होना चाहिए। तो कांच में कांच के आगे क्या करेंगे? प्रकाश को पास करेंगे, कांच पर प्रकाश दिखाएंगे तो कांच से क्या होगा? प्रकाश इधर देखो, क्या होगा? कांच से प्रकाश आसानी से पास हो जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पास हो जाए या निकल जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे पारभासी पदार्थ के बारे में। इधर देखो, किस पदार्थ के बारे में? पारभासी पदार्थ के बारे में। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से, इसमें क्या होगा? पास नहीं होगा, आसानी से पास न हो। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पास न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का कुछ अंश रह जाएगा और कुछ अंश पास हो जाएगा, कुछ अंश रह जाएगा, कुछ अंश पास हो जाएगा। ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पास न हो तथा कुछ अंश रह जाए और कुछ पास हो जाए, या पार हो जाए, उसे कौन पदार्थ बोलेंगे? पारभासी। क्या? उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे कौन? अपारदर्शी। क्या? अच्छा, पारभासी पदार्थ का उदाहरण क्या बताना है? उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा? तो घिसा हुआ कांच। और क्या होगा? तो तेलीय कागज। कौन होगा? तेलीय कागज। हाँ, कागज पर तेल अगर गिर जाता है, लगा देते हैं, तब उसके बाद प्रकाश को वहाँ से पास करेंगे तो थोड़ा पास होगा और कुछ अंश रह जाएगा। थोड़ा पास होगा, थोड़ा रह जाएगा। पूरा 100% पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कैसा बन गया? पारभासी, है ना।
अपारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से पास न हो, पास होगा लेकिन कुछ अंश उसका रह जाएगा, कुछ अंश उसका पास नहीं हो पाएगा, उसे अपारभासी पदार्थ कहेंगे। तो घिसा हुआ कांच, और कौन होगा? तेलीय कागज। कौन होगा? तेलीय कागज। चलिए, जैसे कभी कभी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार के पास काउंटर पे कांच लगा हुआ रहता है ना, तो उस काउंटर के अंदर सामान वगैरह रखे रहता है, तो ऊपर से देखते हैं तो दिखाई देता है कि नहीं है कि ये सामान सब रखा हुआ है ना। तो वो कांच कौन सा कांच होगा? वो कांच कैसा होगा? यानी पारदर्शी। कैसा होगा? पारदर्शी। अब जब दुकान कुछ दिनों के बाद पुराना होगा है ना, तो उस पर सिक्का का क्या हो जाएगा? स्क्रैच। क्या लग जाएगा? स्क्रैच लग जाता है। तो उसके बाद जो रखा हुआ सामान है कैसा दिखाई देता है? धुंधला। कैसा? धुंधला, क्योंकि उसमें प्रकाश अच्छा से पूरा अच्छी प्रकार से क्या पास नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, एक्सीडेंट जैसे होने के बाद, घिसने के बाद है ना, गाड़ी का हेडलाइट घिस जाता है, तो घिसा हुआ कांच है ना, कांच है ना, घिसा हुआ कांच हो गया। उसके बाद देखेंगे अपारदर्शी। कैसे? तो पारदर्शी का पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन भी हो जाएगा। तो पॉलीथीन में जिसमें मतलब आसानी से पास ना हो। अपारभासी में क्या होगा कि पूरी अच्छी प्रकार से, पूरी अच्छी तरह से पास नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा? अपारदर्शी। कौन? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी उल्टा होता है किसका? पारदर्शी का, है ना। पारदर्शी में क्या हो रहा था? प्रकाश आसानी से पास हो जा रहा था, लेकिन अपारदर्शी में आसानी से पास न हो। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे? तो इसका कैसे लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, जिससे होकर, है ना, जिससे होकर प्रकाश आसानी से, यानी इसमें तो पूरा पार ही नहीं होगा, है ना। हाँ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश, जिसमें प्रकाश है ना, जिसमें होगा, क्या होगा? जिसमें प्रकाश बोले या प्रकाश की किरण, समझ जाना, है ना। प्रकाश की किरण के बारे में ना बात हो रहा है, प्रकाश के बारे में। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पास न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलो, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे में लकड़ी, जैसे उदाहरण है ना, देखो क्या लेते हैं? टेबल। क्या लेते हैं? टेबल। और क्या होगा? कुर्सी ले लेते हैं। लोहा का सिक्का। क्या? लोहा का सिक्का ले लेते हैं, लोहा का सिक्का इत्यादि वगैरह, है ना। तो समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से समझिए, एक प्रकार से जल्दी से समझिए इसको। चलो अब देखो, समझना है छाया किसे कहते हैं। छाया, नाम सुना है? छाया, छाया को बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो। तो छाया को समझना है ना, छाया को परिभाषित करना है, जिसे परछाई कहते हैं ना। चलिए उसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, ये बल्ब से क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश पे हम ये कौन सा वस्तु रख दिए? पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? ये कौन है? पारभासी है। इसमें लाइट पास हो जाता है, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि ये कैसा है? लाइट पास नहीं हो रहा है, यहाँ से प्रकाश पास नहीं हो रहा है, तो अब इसे क्या बोलेंगे? क्या? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? तो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के गमन के रास्ते में कौन सा वस्तु रख दिए? अपारदर्शी वस्तु रख दिए। तो अब क्या ये प्रकाश को पार कर पाएगा? यहाँ से प्रकाश पास होगा? अगर प्रकाश नहीं पास होएगा तो पीछे क्या अंधेरा टाइप का बन रहा है? अंधेरा टाइप का बन गया ना। तो इसी अंधेरा का जो क्षेत्र बना है, अंधेरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं? छाया, यानी शेडो। क्या बोलेंगे? चले इसी को समझने के लिए इसका परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, परिभाषित करेंगे कैसे? प्रकाश के गमन पथ पर, देखो प्रकाश के गमन पथ पर प्रकाश का गमन पथ, यानी जहाँ से प्रकाश पास हो रहा है। जैसे प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, तो ये कौन बोलेंगे? गमन पथ। जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे? पथ। क्या बोलेंगे? पथ, यानी गमन पथ, है ना। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब कैसा वस्तु रखते हैं? पारदर्शी क्या अपारदर्शी? अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी। ये देखो इधर, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वहां से प्रकाश पास होगा? नहीं। तो वहां से
प्रकाश नहीं पास हो पाती है, नहीं पास हो पाती है, नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण अपारदर्शी पदार्थ के पीछे, अपारदर्शी वस्तु यानी पदार्थ के पीछे, अपारदर्शी पदार्थ के पीछे, अपारदर्शी पदार्थ के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ के पीछे अंधेरा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है, अंधेरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? छाया। तो उसे छाया कहते हैं, उसे छाया कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? छाया। क्या कहते हैं? छाया। चलिए अब देखेंगे कौन प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या होता है? प्रकाश निकलता है, और प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक आता है, तो बीच का जितना भी क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम। वो क्षेत्र क्या होगा? प्रकाशीय माध्यम। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है, इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश, और यहाँ पे पहुँच जा रहा है, कहाँ पे? आंखों तक क्या हो रहा है? पहुँच जा रहा है। तो इसे ये यहाँ से निकल कर यहाँ आंखों तक पहुँचा, तो इसके बीच के ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम। समझ में आया? चलिए ठीक है, देखते हैं अब प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा कैसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? वह क्षेत्र, वह क्षेत्र किसी वस्तु से, है ना, किसी वस्तु से, किसी वस्तु से होकर, किसी वस्तु से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक पहुंच जाए, पहुंच जाए। यहाँ पे समझ गए ना? कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है, और हमारे कहाँ तक आ रहा है? आंखों तक। तो इस जहाँ ये क्षेत्र, जो भी ये क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को कौन बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या? प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशीय क्षेत्र? प्रकाशीय क्षेत्र है ना, प्रकाशीय क्या बोलेंगे? प्रकाशीय। चलिए नेक्स्ट क्या देखना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या देखना है? प्रकाश का परावर्तन। और यही चैप्टर का नाम है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इधर देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ना, आएगा तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसे समझ लेना है ना बढ़िया से। चलो इधर देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो मान लिए ये कोई वस्तु ले लिए, क्या लिए? वस्तु। ये दर्पण ले लेते हैं, क्या लेते हैं? दर्पण मतलब क्या होता है? आईना। और ये दर्पण के पीछे क्या किया गया है? पेंट किया गया है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है? पेंट। और इधर क्या है? तो इधर पूरा वायु है। क्या है? वायु। ठीक है, देखो माध्यम समझ लेना कि माध्यम एक दो प्रकार का यहाँ पर बताना है माध्यम, है ना। एक समांगी माध्यम और एक विषम मांगी माध्यम, है ना। समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम, है ना। तो समांगी माध्यम में क्या होगा? तो इधर अगर हवा है, वायु है, तो टोटली क्या होगा? हवा। अगर इधर कांच ले लिए तो इसको क्या बोलेंगे? टोटली। इधर अगर कांच ले लेते हैं पूरा में, ठीक ना, इधर हवा ले लेते हैं ना, तो ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, चलिए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अगर यहाँ से हम किसी ए बिंदु से, है ना, यहाँ से प्रकाश भेजते हैं किस पे? समतल दर्पण पे। कैसा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। कैसा है? समतल मतलब प्लेन। कैसा है? प्लेन। ठीक है, देखो समतल का मतलब ऐसा है, ये प्लेन है ना, बिल्कुल समतल। ठीक है, तो समतल दर्पण पे क्या करना है? यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, और देखो यहाँ पे तीर का निशान जो देते हैं, तो ये क्या बताता है भौतिक में? दिशा। क्या बताता है? दिशा बताता है। तो किसी ए बिंदु से प्रकाश को भेज रहे हैं कहाँ पे? दर्पण पे। क्या? किस पे? अब ये दर्पण क्या करेगा? अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित करेगा? करेगा? चलो, अगर कोई यहाँ पे अवशोषित करने वाला वस्तु होगा तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, जैसे धूल कण वगैरह क्या कर लेता है? प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है ना। तो देखो अब जिस माध्यम से आया है प्रकाश, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश इस बिंदु को मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो ए स्रोत से कोई भी प्रकाश आया और यहाँ पे दर्पण पे पड़ने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, फिर इसी माध्यम में क्या हो गया? वापस। फिर इसी माध्यम में क्या हो गया? वापस। तो यहाँ पे माध्यम चेंज हुआ, बदला माध्यम। माध्यम बदल गया? माध्यम नहीं ना बदला है। इधर पूरा क्या है? वायु है। इस समय पूरा क्या है? वायु वाला माध्यम है।
तो वायु से आया और समतल दर्पण पे टकरा कर फिर वायु में गया, है ना। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, ठीक है। परावर्तन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख दीजिएगा, बोलो। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, यदि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु, डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी वस्तु से टकराने के बाद, किसी वस्तु से, उधर दिखाई दे रहा है, किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, यदि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ वायु से आया, कहाँ से आया था? प्रकाश की किरण कहाँ पे टकराया? दर्पण पे। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण पे टकराने के बाद फिर कहाँ चला गया? वायु में। तो जहाँ से आया टकराने के बाद उसी माध्यम में चला गया। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ये पूछेगा कि सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? चांदी। क्या होता है? सबसे अच्छा परावर्तक, सबसे अच्छा प्रकाश का जहाँ पे परावर्तन होता है किस पे होगा? चांदी पे। किससे पे? चांदी पे। सबसे अच्छा परावर्तक किस पे होगा? चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक चांदी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन, यदि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए हैं? समतल दर्पण का। क्या लिए? समतल दर्पण का। और इस चैप्टर में समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक किस पे होगा, यानी किस सतह पे भेजेंगे प्रकाश कि सबसे ज्यादा लौट के उसी माध्यम में चला जाएगा। तो सबसे अच्छा परावर्तक किसे बोलते हैं? चांदी को। चांदी पर प्रकाश भेजेगा तो टकरा करके सबसे ज्यादा कौन भेजता है? चांदी। सबसे ज्यादा कौन भेजता है? चांदी। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम। किसका नियम देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? 2। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। उसी नियम को समझेंगे, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके लिए हम क्या लेते हैं? तो एक समतल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? समतल दर्पण, जिसका नाम दे देते हैं एमएन। क्या है? और दर्पण के पीछे क्या रहता है? पेंट। क्या रहता है? और आगे कौन सा सतह हो गया? परावर्तक सतह। आगे वाले सतह को कौन सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह। जैसे प्रकाश भेजेंगे तो यहीं से टकरा के बाहर जाएगा ना, तो इस सतह को कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह। चलिए, इसमें देखना है कि एक प्रकाश की किरण, एक ही किरण लेते हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ दे देते हैं नाम ए, इसका दे देते हैं ओ, ठीक है। प्रकाश की किरण कहाँ पे आया? किस पे आया प्रकाश का किरण? दर्पण पे। किस पे? हो, यहाँ पे दे देते हैं। ये कौन सा दर्पण लिए है? समतल दर्पण। समतल दर्पण ले लिए। चलिए, समतल दर्पण ले लिए तो प्रकाश का किरण आया बिंदु ओ पर। कहाँ पे? ओ पर। बिंदु ओ पर आने के बाद ये टकराएगा, टकरा के फिर इधर वापस हो जाएगा, ठीक है। आया कहाँ से? ए से। टकराया कहाँ पे? ओ पे। कहाँ पे? टकरा के चला गया फिर वापस। इसका कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं नाम? सी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सी नाम देते हैं, ठीक है। तो आने वाले किरण का नाम देंगे क्या? आपतित किरण। ये ए भी क्या हुआ हमारा? ए ओ क्या हुआ? ए ओ, आपतित किरण। आपतित किरण। और कहाँ पे टकराया है? बिंदु ओ पे। कहाँ पे? ओ पे। तो ओ पे टकराने के बाद फिर कहाँ चला गया? देखो, वायु से आया था, फिर कहाँ चला गया? वायु में। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है।
प्रकाश का परावर्तन हुआ है कि नहीं? ए सोफा सेट मंगा दे क्या? बोलो क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं? जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ आया, दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में चला गया ना, तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं? चलिए, प्रकाश का परावर्तन हुआ तो इस प्रकाश के परावर्तन को नियम के समझेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझेंगे। कितने नियम होते हैं? 2। चलिए, ए ओ को कौन किरण नाम दे दिए? ए ओ जो किरण है, आ रहा है किरण तो आपतित किरण, और ओ और सी को क्या देंगे? टकरा के वापस जा रहा है तो उसको क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। चलिए, परावर्तित किरण हो गया है ना। और यहाँ पे बिंदु जो ओ है, यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या? अभिलंब। एक अभिलंब डाल देते हैं यहाँ पे। अभिलंब कितना डिग्री कोण बनाता है? बताओ तो, अभिलंब कितना डिग्री कोण बनाता है? कितना? 90 डिग्री। तो इस पे 90 डिग्री वाला एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बीचों बीच 90 डिग्री। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम समझेंगे। यहाँ पे पहला नियम और यहाँ पे दूसरा नियम। 2 नियम होता है दो, और इसका नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? बी। क्या नाम दे दिए? बी। क्या नाम दे दिए हैं? बी। तो ओ बी क्या हुआ हमारा? ओ बी अभिलंब। ओ बी को क्या बोल दिए? अभिलंब। और इंग्लिश में से क्या नाम देंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में और टोटली हिंदी में बता रहे हैं ना। जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो उसके लिए दूसरा चैनल है। ठीक ना। चलो देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना, तो ए ओ को कौन सा किरण बोलेंगे? अरे ए ओ को कौन सा किरण नाम दिए? ओ बी, ओ और सी को कौन सा किरण दिए? परावर्तित किरण। और ओ बी को कौन सा नाम दिया? अभिलंब है। तो अभिलंब क्या है? वो भी अभिलंब है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही तल में। तीनों क्या होता है? यानी तीनों एक ही ओर हो रहा है ना। यही है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। ये तीनों यानी सभी है ना, 3 है यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब। ये सभी क्या होता है? सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, एक ही तल में होते हैं। ये रहा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही ओर हो रहा है ना। तो तल इसका नाम दे देते हैं क्या? ये तल 1 है, ये क्या है? तल 2। यानी ये पहला सतह है, ये दूसरा सतह है। यहाँ पे सतह तल के जगह पे सतह का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखना ए ओ को लिखना जरूरी नहीं ना है। आपतित किरण यहाँ पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलो, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए, अब दूसरा नियम क्या है कि देखो कि आपतित किरण आ रहा है तो उसको देखना है कि एंगल ए से, मतलब यहाँ पे कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? कोण। तो कोण किससे बनाना है? दर्पण से और आने वाली किरण के बीच में कोण बनाना है कि अभिलंब से बनाना है? इसका याद रखना है ना। तो अभिलंब से, किसके? अभिलंब से बनाना है। आ रहा है तो आने वाली कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? तो उसे आई से लिखते हैं। आई का मतलब क्या है? एंगल आई है तो उसको केवल कौन कौन बोलेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब से जो प्रकाश टकराकर, जो किरण टकराकर वापस जाती है, उस वाले कोण को कौन सा बोलेंगे? परावर्तन कोण। इस वाले कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो उसका यहाँ पे दे देते हैं आर से। किसको सूचित करते हैं? आर से। तो एंगल आर, एंगल आर को क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण। देखिए, दूसरा नियम को समझना है हमें यहाँ पे, है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको लिखना होगा कोण में, है ना। तो आने वाले कोण को कौन सा कोण बोले हैं? आपतन कोण, एंगल आई, है ना। और बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, यानी एंगल आर के। एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या है? आ रहा है, किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। तो आप यहाँ पे कोई बच्चा बोल दिया था कि सर जी आ रहा है तो इसको आपतित किरण नहीं, आपतित किरण नहीं, ये आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपति।
क्या बोलेंगे? आपति। और जा रहा है तो जापति। तो बीच में फिर कौन खड़ा है? क्या? बी। बी से बीवी है। पति, पति किसका होता है? बीवी का ना। तो आपति और जापति। यहाँ पे खड़ा अभिलंब का मतलब कौन है? उसकी पत्नी है ना, बीवी है। तो बीवी कह रही है कि इधर से आपति या इधर से जापति, है ना। अब बीच में बीवी खड़ी है। तो आपति, जापति और बीवी तीनों क्या है? एक ही ओर है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया, है ना। चलिए, और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो एंगल आई, ये क्या है? आ रहा है आपतित क्या है? एंगल आई, है ना। तो आई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इसीलिए आई को इंसिडेंट का आई का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, आपतित किरण के लिए। और एंगल आर यानी आर को कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? आर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित होना। इंसिडेंट मतलब क्या होता है? आपतित किरण। इंसिडेंट, इसको आई को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और एंगल जो आर है, आर को बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। इसीलिए इसका इंसिडेंट का आई ले लेते हैं और रिफ्लेक्शन का आर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए।